गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। जब हम 7, 8, 9 क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो जब भी ये टॉपिक हमारे सामने आते थे तो हमारे गुरुजनों ने इस टॉपिक को ये कहकर पार कर देते थे कि बच्चे खुद से कर लेना, बच्चे खुद से कर लेना। और ये सारे बच्चे के साथ होता है, क्योंकि उस टाइम हम लोगों का जो एज होता है तो हमारे जो भी टीचर्स लोग होते थे वो चाहते थे कि बच्चे खुद से कर लो, वो क्लास में नहीं कराना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है जी। आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यानी हम आज बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जी। जैसे ये सामने हम लोगों को आता था तो ये कहकर निकाल दिए जाते थे कि नहीं, ये खुद से कर लेना। तो चलिए मैं आज उसी टॉपिक को कराने वाला हूं जो आपने नहीं किया था। यानी आपको ये कह दिया गया था कि खुद से पढ़ लेना। आज उस टॉपिक को पूरा डिटेल से बात करेंगे। मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे और जो भी आपके वनडे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रजनन तंत्र क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है जी। तो आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे। सभी लोग पेशेंस बनाकर बैठे रहना है, यानी सब कुछ आपके दिमाग में छाप कर जाएंगे। तो एक कोटेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं कि तुम मुझे भूलकर दिखाओ, तुम मुझे भूलकर दिखाओ, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है सभी को। चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये प्रजनन तंत्र क्या है, सबसे पहले हम यही जानेंगे जी कि प्रजनन तंत्र क्या है। और प्रजनन को जानने से पहले हम जानेंगे कि जनन क्या है जी। जनन क्या है? तो अपने जैसे संतानों को जन्म देना ही क्या कहलाता है जी? जन्म कहलाता है। अपने जैसे संतान, मनुष्य इंसान है तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। ऐसा थोड़ी है कि आदमी है तो बकरी के बच्चा को जन्म दे देगा। नो नो नो, ऐसा थोड़ी है जी, नहीं होता है। जीव द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। बिल्कुल अपने जैसे जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। अब रही बात कि प्रजनन क्या है, तो देखो प्रजनन क्या है। अंगों के वैसा समूह जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं। यानी अंगों का वैसा समूह जो जनन क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उसी को हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रजनन तंत्र कहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है। अब आपको हम बताने वाले हैं, मजेदार है जी, मजेदार है, यानी ये टॉपिक इंटरेस्टेड है जी। सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब रही बात, हम बात करेंगे मानव एकलिंगी, मानव एकलिंगी, यूनियन सेक्सुअल। अब यहां पे बात करेंगे तो मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा है जी? एक लिंगी प्राणी है। और ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि मानव कैसा प्राणी है, तो मानव एक लिंगी प्राणी है। अर्थात नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल। नर मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। यानी नर के द्वारा क्या होता है जी? शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नर क्या करते हैं? जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु, उसे नर कहते हैं। और जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। जिन जीवों में केवल अंडाणु उत्पन्न होता है उसी को हम मादा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मादा कहते हैं। समझ में आया?
जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं नर कहते हैं, और जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे होता है सवाल, यहां से पूछे जाते हैं कि मानो जरा ईज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। ये सीधे किसे जन्म देते हैं? डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। जैसे मुर्गी ले लो, मुर्गी पहले अंडा देगी, अंडा से शिशु का उत्पन्न होगा, लेकिन नहीं, जो डायरेक्ट शिशु को उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जरा यूज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जरा यूज कहते हैं। और जो अंडा देगा, पहले अंडा देगा, उसके बाद अंडे से शिशु निकलेंगे, उसे क्या कहते हैं? अंड्यूज कहते हैं। याद रखना, अंड्यूज। अब इसका अंड्यूज में ही नाम में लगा है, अंड्यूज, यानी अंड्यूज का मतलब पहले अंडा देगा और उसके बाद शिशु को देगा जी, यानी उसके बाद शिशु का निर्माण होगा। क्लियर है? देख लो, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं जरा यूज कहलाते हैं। यानी स्त्री अंडा देती है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, यानी वो क्या है? जरा यूज। और ये देख लो, अंडयूज में क्या है कि ये पहले अंडा देता है और अंडा से क्या निकलते हैं? चूजे निकलते हैं, यानी अंडा से शिशु का निर्माण होता है, चूजे का निर्माण होता है, उससे अंड्यूज कहते हैं। और इसके नाम में छिपा है अंड्यूज। बोलो, क्लियर है ना? बिल्कुल। चल अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं जी। अब यहां पे हम देखेंगे प्रजनन तंत्र और ये कैसे कैसे आपस में अब क्रिया करते हैं, रिएक्शन होता है। चलो देखेंगे। यहां है मेल और ये है आपका फीमेल। मेल से क्या निकलता है? तो मेल से शुक्राणु निकलते हैं, यानी स्पर्म निकलते हैं, और मादा से ओवम निकलते हैं, यानी अंडाणु निकलता है। एक बात बताओ, मेल से शुक्राणु और फीमेल से अंडाणु, ये शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं जी? जब आपस में मिलते हैं तो उस मिलने को ही हम क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलना क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। अब इन दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उसी को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्रिया कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। यानी जब एक स्त्री और जब पुरुष, स्त्री का शुक्राणु, स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु का जब आपस में मिलन होता है, जब क्रिया होती है, तो उसी को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब होता है क्या उस दौरान? उस दौरान होता क्या है कि देखो क्या होता है जी, जब ये निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के दौरान आपको जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? जाइगोट का निर्माण होता है। गौर करना हमारी बातों को, एक छोटी छोटी पॉइंटों को गौर करना। क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो हमारे निषेचन की क्रिया होती है। किसका क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया के दौरान हमें जाइगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? और वही जाइगोट क्या बनते हैं जी? जाइगोट बनते हैं। और वही जाइगोट आपको धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। और फिर वो धीरे धीरे विकसित होता है और फिर बन जाता है फिटस। क्या बनता है? फिटस। और लास्ट में आपको ये क्या? बेबी का रूप ले लेता है, यानी शिशु का रूप ले लेता है। लास्ट में किसका रूप ले लेता है? शिशु का। और मां के गर्भाशय में 9 महीना रहता है और 9 महीना बाद इस दुनिया में आ जाता है जी। आपको याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से निषेचन की क्रिया होती है और उसी के दौरान जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट से आपका भ्रूण बनेगा, भ्रूण से आपका फिटस, और उसके बाद बच्चे लास्ट में शिशु, शिशु का आकार में ढल जाएगा जी। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र में तो देखेंगे, लेकिन अब ये देखेंगे प्यूबर्टी, यानी यौन आरंभ। यौन आरंभ कब से शुरू होता है?
तो इसका एज होता है जी, जब हमारी एज बच्चे में बात कर लेते हैं यानी फीमेल में बात कर लेते हैं, जब लड़कियां की उम्र 10 से 13 साल की होती है। जब 10 से 13 साल की होती है तो ये वो लड़कियां क्या होती है, कहा जाता है कि लड़कियां बड़ी हो चुकी है, यानी यहां से हमारा स्टार्ट हो चुका होता है। और लड़के की बात करें तो 12 से 14 साल तक वो भी बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जी। चलो देखते हैं। यौन आरंभ एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वह प्रजनन के लिए काबिल हो जाते हैं। यानी 12 से 14 साल की उम्र में बच्चे की जब शादी करा दी जाएगी तो निषेचन की क्रिया के दौरान वो भी बच्चे को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो शुक्राणु होता है विकसित हो चुका होता है, यानी शुक्राणु वहां से बनना स्टार्ट होता है जी। यानी 12 से 14 साल के एज से शुक्राणु बनना स्टार्ट होने लगते हैं बच्चे में, और बच्चियां में भी 12 से 13 साल की उम्र में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसे क्या कहते हैं, पेशेंस बना के बैठे रहें। मानव में यौनारंभ शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समस्त जवान बन जाता है। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोन के बनने से होती है। यानी यौनारंभ की शुरुआत किससे होती है जी, तो हार्मोन के बनने से होती है। किसके बनने से, हार्मोन के बनने से होती है। अब हमारी बात रही कि ये देखो फीमेल है, क्या जी, फीमेल यानी लड़कियां 10 से 13 साल की उम्र में विकसित हो जाता है उनका शरीर, और मेल में बात कर ले तो 12 से 14 साल की उम्र में। मैंने बहुत सारे आप आस पड़ोस में बच्चे और बच्चियां को देखे होंगे जिसकी उम्र 12 से 14 साल होता है और उनकी शादी कर दी जाती है तो 1-2 साल बाद बच्चे भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि 12 से 14 साल की उम्र में अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे और बिल्कुल डिटेल से जानेंगे जी। आपको धैर्य बना के बैठे रहना है। ये जो हमारा मादा जनन तंत्र है, क्या जी, मादा जनन तंत्र है। आप यहां देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं आप, इस भाग को हम योनि कहते हैं, यानी वजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं जी, योनि कहते हैं, वजाइना कहते हैं। यानी जो आगे वाले हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, उसे हम योनि कहते हैं। और ये देखो सर्विस, ये गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, जो नाली जैसे पतले दिखाई दे रहे हैं, यही है जी गर्भाशय ग्रीवा। और उसके ऊपर जाते हैं तो हमें ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, जिसमें मां अपने बच्चे को 9 महीना तक रखती है। यानी कहां रखती है, गर्भाशय में रखती है जी, यूट्रस में रखती है। कहां रखती है, गर्भाशय में रखती है। अब यहां देखो, ये जो नाली दिखाई दे रहा है, ये नाली, ये जो आपका नाली है, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है। और यही आपका क्या होता है जी, बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और ये देखो, ये लास्ट फैलोपियन ट्यूब के लास्ट सिरे पे जो लगा है, ये ओवरी होता है, यानी अंडाशय। और अंडाशय कितने जोड़ी होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं। यानी स्त्री में यानी महिला में अंडाशय कितनी जोड़ी, 1 जोड़ी होते हैं। यानी इनकी संख्या 2 होती है जी। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप जान चुके हैं, सबसे आगे वाले भाग को वजाइना या योनि कहते हैं। उसके पीछे जो होता है उसे हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, और ऊपर जो भाग है उसे गर्भाशय कहते हैं। और ये जो पतली दिखाई दे रही है, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं जी। और इसके लास्ट सिरे पे अंडाशय जैसा 2 होते हैं, गोल गोल जैसा ऐसे होते हैं, ये ओवरी होते हैं, 1 और 2। ओवरी कितने होते हैं, पूछा जाता है कि ओवरी की संख्या कितनी होती है, तो आपको 2 लगाना है। क्या लगाना है जी, 2 लगाना है। अब चलिए इन सभी को हम बारी बारी से एक को पढ़ेंगे जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंडाशय क्या है, अंडाशय होता क्या है जी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल चुपचाप पढ़ते रहना है। अंडाशय की बात कर ले, यानी ओवरी की बात कर ले हम,
तो फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है जी, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है, तो आपको लगाना है 2। क्या लगाना है? 2 लगाना है। अब इसमें होता है क्या है कि ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, यानी ये जो ओवरी है, ये जो आपको ओवरी दिखाई दे रहा है, देखो ये जो आपको ओवरी दिखाई दे रहा है, इस ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? अंडाणु का निर्माण होता है। यानी आपको इस बातों को ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि अंडाणु का निर्माण कहां होते हैं, तो ओवरी के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में अंडाणु का निर्माण किया जाता है। यानी जो ओवरी होती है, प्रत्येक महीने में अंडाणु का निर्माण होता है। और वो अंडाणु आपको निकलते कब है, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का। अंडाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है। यानी जो हमारे अंडाशय है, ये जो ओवरी है, यहां से 2 हार्मोन का स्राव होता है, और वही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखो महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है, पहला होता है एस्ट्रोजन। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मादव जनन तंत्र का हार्मोन है जी, यानी महिला में वो पाए जाने वाले हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 जो होते हैं हार्मोन, ये महिला के अंडाशय से यानी ओवरी से स्राव होते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो देखो यहां से इस अंडाशय से 2 हार्मोन का स्राव होता है, पहला होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहां से, और मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं है जी। चलिए अब यहां पे देख लो, यहां पे हम जानेंगे एस्ट्रोजन क्या है, यानी वो हार्मोन कौन से एस्ट्रोजन जी, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो ओवरी से एस्ट्रोजन निकलता है, कहां से? तो एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन होता है। जो एस्ट्रोजन होता है प्राथमिक महिला सेक्सुअल हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है जी। एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास, यानी माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास करता है। इनमें स्तनों का विकास होता है, यानी जो स्त्री का शरीर होता है, उस स्त्री का स्तनों का विकास होता है, उस महिलाओं के स्तनों का विकास होता है। अंडाशय की वृद्धि होती है, मासिक धर्म चक्र का नियमन, योनि का विकास आदि शामिल होते हैं। यानी इसमें आपको महिला के शरीर विकास करता है, वृद्धि करता है जी, जिसमें स्तन में वृद्धि होंगे, जिसमें आपको योनि का विकास होगा, धर्म चक्र का नियमन चालू हो जाएंगे, यानी जिसे पीरियड कहते हैं, ये सब होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की बात कर ले तो प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है कि स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, निषेचन की क्रिया के दौरान जो भी स्त्री या महिला बच्चे को जन्म देती है, तो ये किसका रोल होता है? प्रोजेस्टेरॉन का, यानी गर्भधारण के लिए तैयार करता है। क्या करता है? गर्भधारण के लिए तैयार करता है जी। चलिए आगे देखते हैं, और आगे हम जानेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या जानेंगे? फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये देखो मैंने आपको बताया क्या था, अभी अभी आपको जिक्र किया है जी। क्या जिक्र किया है? ये जो भाग है, ये आगे वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाजाइना था, यानी योनि था। क्या था जी? योनि था। और इस भाग को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते थे, और ये जो भाग है, ये भाग है आपका गर्भाशय था। जब हमने आपको बताया, तो ये देखो, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, यही हमका क्या है जी? यही हमारा क्या है? तो फैलोपियन ट्यूब है, यानी अंडवाहिनी है। क्या है? अंडवाहिनी है। और ये क्या है जी? ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका ओवरी है, यानी अंडाशय है। और इसी अंडाशय से 2 हार्मोन स्राव होते हैं।
बोलो क्लियर है? जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। तो चलो हम जानेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अंडवाहिनी या फैलोपियन नालिका की संख्या 2 होती है। कितनी होती है जी? 2 होती है। और देख सकते हैं 1 और 2, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और फैलोपियन नलिका की भी संख्या की कितनी संख्या होती है? तो 2 ही होता है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल में लगी रहती है। अब देखो ये जो है, ये आपका जो पार्ट्स है ये गर्भाशय है जी, और ये गर्भाशय के ऊपरी पार्ट में 2 लगा हुआ है। क्या लगा है? 2 लगा हुआ है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान जलकर बनता है। अब यहां देखना, कुछ नया देखने को मिलेगा। अब नया क्या देखेगा कि ये जो है एक सिरा तो रहता है फैलोपियन ट्यूब, यानी ऊपरी गर्भाशय से लगा रहता है, ऊपरी गर्भाशय से लगा रहता है, और दूसरा सिरा जो है अंडाशय से लगा रहता है। यानी दूसरा सिरा किससे लगा रहता है? अंडाशय से लगा रहता है। इस रचना को फिम्बरी कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं जी? फिम्बरी कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है, यानी देखो जब अंडाणु, ये अंडाशय है, क्या है? अंडाशय। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो वह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब फिम्बरी क्या है गुरुजी? तब फिम्बरी देखो क्या, फिम्बरी आपको ये जालीदार न्यूमा दिखाई दे रही है, यही आपका फिम्बरी है। क्या कहता है? फिम्बरी है जी। और जब इस अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो ये पकड़ लेता है, जकड़ लेता है उसे। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है और फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। अब उसके दौरान होते क्या है, होने के कारण देखो क्या क्या होता है। अब उसके दौरान क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका ओवरी दिखाई दे रहा है, यानी अंडाशय दिखाई दे रहा है, इस अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलते हैं, और जैसे बाहर निकलते हैं तो उनका इंतजार करता है फिम्बरी, इंतजार करता है। कौन इंतजार करता है? फिम्बरी। यानी ये जो आपको जलीदार नुमा दिखाई दे रहा है, ये फिम्बरी इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं तो ये पकड़ लेता है, और पकड़ के फैलोपियन ट्यूब के मदद से इसे गर्भाशय में लेके चला जाता है। कहां लेके चला जाता है? गर्भाशय में लेके चला जाता है। ठीक है। अब तुम्हारे परीक्षा में सवाल पूछेगा कैसे? तो सवाल पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूबों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय से क्या निकलता है? तो अंडाणु निकलते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जी। चलिए अब हम जानेंगे अंडवाहिनी के बारे में। जानेंगे किसके बारे में? जानेंगे जी अंडवाहिनी के बारे में जानेंगे। अंडवाहिनी के बारे में जानेंगे जी। अब यहां आते हैं तो देखो जी, यहां आते हैं तो क्या होता है? अंडवाहिनी प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। यानी जब हम प्रजनन करते हैं, क्या करते हैं जी? जब हम प्रजनन करते हैं तब फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। मान लो निषेचन की क्रिया हो रही है, और जब निषेचन की क्रिया यहां से प्रवेश होता है, यही मुख्य द्वार होता है जी, और यही मुख्य द्वार से क्या होता है? प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म यानी नर यानी पुरुष, और पुरुष से निकलने वाला शुक्राणु यहां से प्रवेश करता है, और प्रवेश करके वो कहां चला जाता है? वो चला जाता है आपका कहां? तो वो आपका फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। किससे मिलता है? ओवम से मिलता है, यानी अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु से मिलता है। बताओ, पुरुष से निकला शुक्राणु और महिला से निकला अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, तो अर्थात स्तनधारी में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहा जाता है। कहने की सीधी सी मतलब यह है कि पुरुष से निकलने वाले यानी नर से निकलने वाले शुक्राणु, ये शुक्राणु जब ये प्रवेश करते हैं तो ये चले जाते हैं आपको कहां? फैलोपियन ट्यूब में। और महिला से निकलने वाले अंडाणु कहां?
मिलते हैं? तो ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। यानी आपके सवाल पूछा जाएगा कि अंडाणु और शुक्राणु कहां मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। यानी हमारा निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है आपको फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। समझ में आ रहा ना कैसे निषेचन की क्रिया होती है? बिल्कुल धैर्य बना के रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब देखो ये होता है गर्भाशय के बारे में जानेंगे। हमने इसके बारे में जाना कि ये वजाइना है, ये गर्भाशय ग्रीवा है और ये आपका गर्भाशय है। हमने अंडाशय के बारे में जान लिया, फैलोपियन ट्यूब के बारे में जान लिया जी। अब हमारी बारी है गर्भाशय के बारे में, यूट्रस के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो विस्तार से पढ़ेंगे जी। कह रहा है कि यह एक खोखला एवं पेशीय जनन अंग है जी। बिल्कुल आपको एक खोखला है जिसमें मां ने अपने बच्चे को 9 महीना तक रखती है जी। ये क्या है? खोखले गोले की तरह होता है, ठीक है। जो टॉपिक आपको 8-9 क्लास में ये कहकर छोड़ दिए जाते थे कि आप खुद से कर लेना, आपको मैं बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूं, क्योंकि आपका जानना अधिकार है जी। ये टॉपिक आखिर तुम्हारे बुकों में दिया क्यों है जब हमें पढ़ाया ही नहीं जाएगा? तो चलिए देखिए, अब ये खोखला पेशीय मसल जनन अंग होते हैं और ये क्या होता है कि निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण करता है। निषेचन के उपरांत किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। मान के चलो नर से निकलने वाला शुक्राणु जो होते हैं, नर से शुक्राणु निकले और ऐसे आते हैं कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। और मादा से निकलने वाला अंडाणु ये फिम्बरी पकड़ के लेके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। शुक्राणु अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी निषेचन की क्रिया होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। और निषेचन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि ये यहां से फैलोपियन ट्यूब उसे गर्भाशय में भेज देता है। वहां जाके आपका युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है। अब वही जाइगोट से क्या होता है? वही जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और वही भ्रूण से किसका? फीटस का निर्माण करता है और वही लास्ट में आपका शिशु का आकार ले लेता है जी। और 9 महीना तक मां के कोख में यानी गर्भाशय में रहता है और उसके बाद ये दुनिया में आता है, ठीक है। बोलो आगे बढ़े। चलो देखो, और यह जाइगोट यूट्रस की दीवारों से जुड़ जाता है। जाइगोट और यूट्रस की दीवारों से क्या होता है जी? जुड़ जाता है। अब देखो ये यूट्रस क्या होता है, यानी गर्भाशय यहां आकर जुड़ जाता है, इन दीवारों पे आके जुड़ जाता है और जुड़ना इसका काम है जी। नहीं जुड़ेगा तो शिशु को रक्षा कौन करेगा? रक्षा प्रदान कौन करेगा जी? यूट्रस में ही बच्चे का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है जी। यानी गर्भाशय में क्या होता है? बच्चे का विकास यानी कार्य संपन्न होता है और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जन्म होते हैं, यानी गर्भाशय में ही बच्चे का कार्य संपन्न होता है, ठीक है। चलिए अब है हम वजाइना के बारे में पढ़ेंगे, यानी योनि के बारे में पढ़ेंगे जी। तो चलिए बिना देर के हुए इसे भी स्टार्ट करते हैं। ये वजाइना होता क्या है जी? तो ये वजाइना होता क्या है, चलो देखते हैं। योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है और ये पूछे गए सवाल है कि वजाइना की दीवार किस चीज का बना होता है? तो पेशीय ऊतक का बना होता है। किसका होता है जी? पेशीय ऊतक का बना होता है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में होता है। योनि का एक सिरा मादा जनन यानी प्रवेश द्वार यही से होते हैं। अब क्या होता है? बाहर खुला रहता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय के ग्रीवा से जुड़ा होता है। अब ये पहला सिरा ये बाहर की तरफ खुला रहता है, यानी मूत्र मार्ग के रूप में मान सकता है। और लास्ट सिरा जो होता है वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, यानी ग्रीवा। ये क्या है आपका? ये जो आपका दिखाई दे ग्रीवा है
और ग्रीवा के पीछे गर्भाशय है जी। क्या है? गर्भाशय, वहां जुड़े रहते हैं। गर्भाशय के ग्रीवा से जुड़ा रहता है। यह सेक्स के दौरान योनि में लिंग को प्रवेश कराने का रास्ता प्रदान करता है और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ कैनल का कार्य करता है। यानी जो ये बाहर वाली जो भाग खुलता है, ये दो काम करता है। पहला कि सेक्सुअल कार्य करने के लिए ये संपन्न होते हैं, और दूसरा जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो ये उस टाइम भी काम करते हैं। यानी कैसा काम करते हैं? बर्थ कैनाल का कार्य करते हैं जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि कुंवारी कन्याओं में वजाइना का मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है। यानी जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां होती है, जब उनकी शादी नहीं होती है तो उनके बाहर यानी पतली सा झिल्ली होता है। क्या होता है? पतली सा झिल्ली होता है, जिसे हाइमन कहते हैं। लैंगिक संपर्क, इंटरकोर्स, शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम से यह झिल्ली टूट जाता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे पुरुषों में और बच्चे में, लड़के में, पुरुषों में यह चलता है कि उन महिलाओं का पहली जो झिल्ली होती है, पहली जो परत होती है, वो सेक्स के दौरान ही टूटता है। तो बिल्कुल ये आपका मानसिकता बिल्कुल गलत है जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो हाइमन झिल्ली होती है, ये पतली जो झिल्ली होती है, ये आपको सेक्स के दौरान ही टूटेगा नहीं। आप शरीर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं जी, रनिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान भी वो झिल्ली टूट जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में है क्या? हमारे समाज में ये फैलाए गए हैं कि वो सेक्स के दौरान टूटते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया, फिगर दिया गया है, तो आप इसे खुद देख लीजिएगा। चलिए यहां आते हैं, और यहां के बाद आपको एको को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। अभी तक हमने जितने भी बताया सब कुछ समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए ये पढ़ाएंगे युग्मक जनन, और फिर पढ़ाएंगे वीर्यरोपण, यानी वीर्य का निर्माण कैसे होते हैं, उनका भूमिका क्या होता है। निषेचन, आपको अपने निषेचन पढ़ा दिया कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से निषेचन की क्रिया होती है, और वो कहां होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में होती है, और वहीं से जाइगोट का निर्माण होता है, और आकर गर्भाशय में क्या होता है जी? शिशु का आकार ले लेता है। युग्मनज का निर्माण पढ़ाएंगे, यानी जाइगोट, फिर आरोपण पढ़ाएंगे, और फिर गर्भकाल पढ़ाएंगे। गर्भकाल यानी महिलाओं का गर्भकाल कितने दिनों में होते हैं, ये सब कुछ बताने वाला है। तो पेशेंस बनाकर बैठे रहना है। चलिए अब इन सभी को बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं, सभी को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं जी। अब हमारे सामने आ रहा है प्रजनन के चरण पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी चरण होती है। तो पहले चरण की बात कर लेते हैं, युग्मक जनक जनन। चलो देखो, यह है कि युग्मक कोशिका का निर्माण होना। युग्मक जनन में युग्मक कोशिका का निर्माण होना, यानी फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में आपका अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि मेल की बात कर ले तो मेल में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मेल में आपका शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, जो आपको पहले हम बात कर चुके हैं ऊपर में। अब वीर्यरोपण क्या होता है? वीर्यरोपण तो शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचना। वीर्यरोपण क्या होता है? यानी शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचना। नर से कहां तक? मादा जनन तंत्र तक पहुंचना ही वीर्यरोपण कहलाता है। बोलो, सेटिस्फाइड हो? यहां तक सब कुछ समझ में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यह है निषेचन जी। क्या है? निषेचन। ये निषेचन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है, मैं आपको बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से समझा चुके हैं जी। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से आपको बिल्कुल समझा चुके हैं। बोलो, समझा चुके हैं कि नहीं? जी गुरुजी, बिल्कुल समझा चुके हैं। यार ये देखो, ऐसा ही कुछ था हमारा, ऐसे था ना।
ऐसे ही था जी। तो मैंने यहां पे आपको बताया था कि ये प्रवेश द्वार है, यहां से जाता है शुक्राणु और यहां पे जो आपको लगा रहता है, ये क्या लगा रहता है, अंडाशय। अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वहीं से क्या होता है, जाइगोट, और आके कहां चले जाते हैं, गर्भाशय में। और जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण, भ्रूण से फिटस, फिटस से शिशु, यानी शिशु का आकार ले लेता है, और 9 महीना गर्भाशय में रहने के बाद वो इस दुनिया में आ जाता है। यानी आपको ये निषेचन की क्रिया बताया था, और निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है जी। अब देखो ये आरोपण के देखेंगे तो आरोपण प्रजनन का वह चरण है जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में अतः स्थापित हो जाता है। यानी जाइगोट से जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय के दीवारों पर क्या होता है, ये गर्भाशय के दीवारों पर क्या होता है जी, ये स्थापित हो जाता है। और स्थापित होने का कारण है उस बच्चे को, इस शिशु को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, चलिए अब हमारा है गर्भकाल, और गर्भकाल को देखेंगे। देखिए बच्चे का निर्माण कैसे होते हैं, बच्चे इस दुनिया में आते कैसे हैं जी। चलिए देखेंगे गर्भकाल। मादा गर्भ धारण को लेकर शिशु को जन्म देने की अवधि को ही हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। यानी मादा का गर्भ धारण से लेकर शिशु के जन्म देने की अवधि तक, निषेचन की क्रिया से लेकर जब पहली बार संबंध बनते हैं, यानी जब सेक्सुअल होता है, उस दौरान से लेकर बच्चे को जन्म देने तक ही हम गर्भकाल कहते हैं। और ये कितने महीने का होता है, तो महिलाओं में 9 महीना तक होता है। यानी अपने बच्चे को 9 महीना तक ये रखा जाता है। अब देखो यहां पे, यहां छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे विकसित करके बड़ा हुआ, फिर यहां हुआ, ऐसे ऐसे करते करते, यानी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 वर्ष में, ये 9 महीना में ये बच्चे क्या होते हैं, ये दुनिया में आ जाते हैं। निषेचन की क्रिया के दौरान से शुरू होकर जाइगोट का निर्माण, भ्रूण का निर्माण होते होते लास्ट में आपका शिशु का आकार लेता है, और शिशु का आकार लेने के बाद आपके गर्भाशय में 9 महीना रहता है, और 9 महीना के बाद इस दुनिया में एंट्री करता है, और वो भी रोते हुए, किलकारी मचती है, यानी गर्दा मचाते हुए आता है जी, पैर हाथ पटकते हुए आता है, और कहता है कि मैं आ चुका हूं। चलो जी आगे देखते हैं, अपरा देखेंगे। ये अपरा होते क्या, वह अंग जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता रहता है, और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यानी जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होता है, जिसका भी विकास होना होता है, उसको ऑक्सीजन और पोषक तत्व अपरा के माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से, अपरा। चलिए नेक्स्ट है पीरियड के बारे में बात करेंगे। और पीरियड्स जो मासिक चक्र होते हैं, जिसे एमसी बोला जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। अब देखो यहां पे पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। 2 पीरियड्स के बीच का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है। यानी 2 पीरियड के बीच मासिक धर्म को क्या कहते हैं, मासिक धर्म चक्र कहलाता है। इसके समान भाग के रूप में महीना में एक बार महिला की योनि से रक्त का स्राव होता है। यानी पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि महिला में महीना में एक बार पीरियड्स आता है, और उस दौरान उनकी योनि से रक्त का स्राव होता है। क्या होता है जी, रक्त का स्राव होता है। ठीक है, प्रत्येक महिला के प्रजनन काल में 12 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष गर्भावस्था को छोड़कर 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का स्राव होता है, और यह 4-5 दिन तक रहता है। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि जो भी महिलाएं होती है, क्या होती है, जो भी महिलाएं होते हैं, पहला कि उनके पीरियड जो होते हैं महीना में एक बार आते हैं, और पीरियड के दौरान क्या होता है कि उनके योनि से रक्त का स्राव होता है। क्या होता है जी, रक्त का स्राव होता है, जो आपको
4 से 5 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? 4 से 5 दिन तक उनका असर रहता है, और किसी किसी महिलाओं में 7 दिन तक इसका असर रहता है जी। लेकिन एवरेज मानकर चले तो ये 4 से 5 ही दिन होते हैं। कितने होते हैं? 4 से 5 ही दिन होते हैं, और ये 12 से 13 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, और मेल में 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है जी। लेकिन मेल में, चलो अब यहां आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मासिक धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे कैसे मासिक धर्म चक्र में होता है। पहले दिन 1 से 5 दिन के बीच में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। जब पीरियड्स आते हैं तो 1 से 5 दिन के बीच में होने वाले, तबीयत ठीक नहीं है दोस्त, 1 से 5 दिन में क्या होता है कि इसके रक्त स्राव के पहले दिन को चक्र का दिन 1 माना जाता है। आपकी अवधि 6 से 8 दिनों तक भी रह सकती है, लेकिन यह औसतन 5 दिन ही होती है। रक्त स्राव आमतौर पर पहले 2 दिनों में सबसे ज्यादा होता है। जब भी पीरियड्स आते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये महिला के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी महिला में 6 से 7 दिन तक होते हैं पीरियड्स का असर, और किसी में 2 से 3 दिन तक होते हैं। लेकिन जो पहले और दूसरे दिन होता है, जिसमें ब्लडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, शरीर में पेन होते हैं, कमर में पेन होते हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है जी। 6 से 14 दिन की बात कर ले तो 6ठे दिन लगभग रक्त का स्राव बंद हो जाता है। तो गर्भाशय की अस्तर, जिसे एंड्रोमेट्रियम भी कहा जाता है, गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयार होना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे गर्भाशय स्तर में मोटा हो जाता है, और रक्त और पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाता है। और 14वें दिन आसपास महिला के अंडा से, ओवरी से एक एक अंडा निकलता है, और फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू करता है। यदि इस समय शुक्राणु और फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो निषेचन हो सकता है, यानी गलती से भी वो फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो निषेचन की क्रिया हो सकते हैं, यानी सावधानी भी बरतना है जी आपको। मैंने बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि किसी में 6 से 7 दिन तक असर होता है, और ऐसे बच्चे गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि पीरियड्स खत्म हो गए, लेकिन गलती से आपके फैलोपियन ट्यूब में बचा है तो निषेचन की क्रिया फिक्स है कि होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 14वें दिन बाहर आने के लिए इंतजार करता है जी। अब देखो 15 से 18 दिन के बाद क्या होता है। 14 से 18वें दिन तक अंडे का फर्टिलाइज होने की संभावना रहती है। यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यह आरोपण नहीं हुआ, तो हार्मोनल परिवर्तन गर्भाशय को उसके स्तर को बढ़ाने के लिए संकेत देते हैं, और अंडा टूट जाता है, और वही अंडा टूट कर स्तर के साथ बह जाता है। इसके बाद यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है, यानी 14वें दिन के बाद वो फिर से वो बाहर निकलते हैं, और ये आपको पीरियड्स के रूप में क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है जी। रक्तस्राव क्या होता है, होने लगता है। अब यह महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आपको याद रखना है, यह सवाल पूछे गए सवाल है कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं और पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पुरुष नसबंदी को बता चुका हूं, और ये बताओ महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। तो ये डायरेक्ट सवाल छपते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने यहां देखो मासिक धर्म चक्र कब कब होते हैं, कुछ आपको डायग्राम के द्वारा बता देते हैं। डायग्राम के द्वारा क्या करते हैं जी, बता देते हैं। अब ये देखो, ये बच्ची है, ये बच्ची जब 12 से 13 साल की उम्र में होती है तो इसे रज्जो दर्शन कहते हैं, यानी जब उसे फर्स्ट बार पीरियड आता है।
फर्स्ट बार पीरियड आता है तो उसी को हम रजो दर्शन कहते हैं। और ये कब तक आता है, तो ये आपको 12 साल से लेकर 50 साल के बीच तक एवरेज माना गया है। यानी 50 साल तक महिलाओं के ओवरी से यानी अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन काल कहते हैं। यानी महिलाएं 12 से लेकर 50 साल के उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है जी। और यहां देख लो 50 के ऊपर भी, 50 के ऊपर ही जैसे ही महिलाएं जाती है तो उनका अंडाणु बनना क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अंडाणु बनना समाप्त हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो 12-13 साल की लड़कियां है वहां से उनके अंदर शरीर में अंडाशय में अंडाणु बनने लगता है। और जब वही स्त्री 12 से 50 साल की उम्र तक जाती है तो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम प्रजनन काल कहते हैं। और 50 के ऊपर जाती है तो उनके अंदर अंडाणु बनना समाप्त हो जाते हैं, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब पढ़ेंगे हम सरगोशी। ये सरगोशी क्या होता है, और जबरदस्त टॉपिक है जी सरगोशी। और सरगोशी आपको मैंने प्रेजेंट में यानी बता दे, ये लेटेस्ट न्यूज है जो किसी हीरोइन को मैंने देखा ये करते हुए। सरगोशी में क्या होता है कि महिला जो होती है, महिला के अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु, इन दोनों को मिलाकर निषेचन कराकर जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट वही किसी अन्य महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यानी पुरुष और स्त्री का अंडाणु और शुक्राणु लेकर निषेचन की क्रिया कराकर उसके बच्चे को दूसरे महिला के गर्भाशय में पाला जाता है। सोचो कैसी दुनिया हो चुकी है। देखो कहे तो आसान शब्दों में कहे तो सरगोशी का मतलब किराए की कोख। मैंने बोला ना, यानी हमारा जैसे पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु, इन दोनों का निषेचन क्रिया किसके, दूसरे महिला में होगा जी, दूसरे महिला के गर्भाशय में होगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है किराए का कोख। बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है तो इस प्रक्रिया को सरगोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरगोशी। अरे आजकल किराए पर तो सब कुछ मिलने लगा है, अब क्या चाहिए, समझ सकता है। यानी सरगोशी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरिए दूसरे कपल के प्रेग्नेंट होती है, अपने पेट में दूसरे का बच्चा पालने वाली महिला सरगोट मदर कहा जाता है। और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है जी, सरगोट मदर किसे कहा जाता है, और डायरेक्ट पूछा गया था। लेटेस्ट सवाल है, मैं आपको दिखाऊंगा। कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण बच्चे का विकास गर्भाशय में नहीं हो पाता है। इस स्थिति में किसी महिला तथा पुरुष द्वारा विकसित जाइगोट को अन्य महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। समझ में आया ना, इसी को सरगोशी कहा जाता है। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि एक कोई नहीं होता है, क्या बोलते हैं जो हमारे समाज में किन्नर जो होते हैं, किन्नर लोग, तो मैंने उन्हीं का न्यूज देख रहा था। तो किन्नर लोग ये ऐसे था, एक किन्नर जो थी एक लड़के से शादी की थी। अब वो तो बच्चा जन्म नहीं दे सकती, लेकिन वो बता रही थी कि हम अपने बच्चे को सरगोशी के माध्यम से, लेकिन उसके अंदर अंडाणु कहां से आएंगे। एक वो बता रहा था कि हम अपने पति का जो भी अपने हस्बैंड का जो शुक्राणु होते हैं वो किसी अन्य महिलाओं में। चलिए आते हैं अपने सवालों पर, छोड़िए उन सभी बातों को। और हमारे सामने पहला सवाल आया है। अब पूरा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और यहां से बनने वाले सवालों का जवाब देना है। और ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है जी, बताओ। महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंडाशय महिला में होता है, गर्भाशय महिला में होता है, योनि महिला में होता है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर शुक्रवाहिका होगा। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी। चलिए अगले सवालों के ऊपर चलते हैं। और अगला सवाल है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आय को तैयार करता है। बहुत जबरदस्त सवाल है जी। और ये केबीएस पीजीटी में पूछा गया है, यानी केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है जी।
केंद्रीय विद्यालय के पूछे गए सवाल है और 2018 का है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीना मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आय को तैयार करता है, अपने आय को तैयार करता है जी। तो ये कौन सा हिस्सा है, तो ये आपका कौन सा हिस्सा है, गर्भाशय। क्या है जी, गर्भाशय। चलिए अगले सवालों के ऊपर चलते हैं। मादा में मादा युग्मक को कहते हैं, मादा में मादा युग्मक को कहते हैं जी। तो मादा में मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। चलिए अगले सवाल, एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। अब ये देखो, ये आपका टीजीटी में पूछा गया सवाल है जी, टीजीटी में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ओए होए, निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, बोलो। मैंने आपको बताया था कि निषेचन की क्रिया कहां होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है जी। क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए एसएससी 2020 में पूछे गए सवाल है और इन सवालों का जवाब देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है आपको बताना है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो आपका ओवम है। क्या है, ओवम। क्या है जी, ओवम। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है कि एक ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने में अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं जी, सरोगेट मदर। सेरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर कहते हैं। अगला आ जाओ, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में से बनते हैं जी। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कहां बनते हैं, तो मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में से बनते हैं। तो ये अंडे कहां बनते हैं, मादा जनन कोशिकाएं अंडे कहां बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। क्या बनते हैं जी, अंडाशय में बनते हैं। अगला है कि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है। महिलाओं में मासिक धर्म को रुक जाना क्या कहलाता है, तो रजोनी वृत्ति कहलाता है। रजो दर्शन कब होते हैं, 12 से 13 साल की उम्र में क्या होता है, ये रजोनी 50 की उम्र के पार जाएंगे तब होता है जी। 9 नंबर है कि पहला मासिक चक्र यौन आरंभ से शुरू होता है और इसे क्या कहे जाते हैं, तो ये रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, जब पहली बार पीरियड्स आई होती है। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है जी, ये बीपीएससी का सवाल है। देखो 2020 में पूछा गया सवाल है कि मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है, तो आपको किस कारण बहता है, तो गर्भाशय की परत टूटने से, यानी गर्भाशय की परत टूट जाती है तो पीरियड्स के रूप में ब्लड का स्राव होता है। 11 नंबर सवाल है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है जी, बताना है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, तब फैलोपियन ट्यूब है। कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब है जी। चलिए अगले सवाल आते हैं 12 नंबर। कहता है कि महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है। लो पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, नर्स। तो महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, टिबोक्टोमी कहते हैं। अब पुरुष महिलाओं को क्या कहते हैं जी, तब पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, तब पुरुष नसबंदी को वास्केटोमी कहते हैं। वास्केटोमी कहते हैं। 13 नंबर सवाल है कि मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। यह बीपीएससी का सवाल है, 2020 में पूछा गया है। तो मासिक धर्म के कारण योनि में जो रक्त का स्राव होता है, तो यानी पीरियड्स जो होते हैं वो कब आते हैं, तो गर्भाशय की परत जब टूटती है तो ब्लडिंग होता है। 14 नंबर सवाल है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो गर्भाशय में भ्रूण ये कहां से होता है, फैलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट सवाल है और हमारा आज का लास्ट सवाल है जी, ये रिपीटेड है, 2 बार पूछा गया सवाल है कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं और पुरुष को क्या कहते हैं जी। तो चलिए
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो टॉपिक आपको बचपन में ये कहकर छोड़ दिया गया था कि आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आज आपको पूरे डिटेल से पढ़ाया, क्योंकि आपके जानने का बिल्कुल हकदार है जी। तो चलिए मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।